हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आरआरबी ग्रुप डी के 17 सितंबर 2018 के पहले शिफ्ट के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक, उसका मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन कराया था। आज दोस्तों मैं जो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ आपको आरआरबी ग्रुप डी के उसी डेट के यानी 17/9/2018 के दूसरे शिफ्ट के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन कराने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं क्या 17/9/2018 के दूसरे शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो, हमारा जो प्रयास है वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए कौन से घोल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी के जो डंक है उसके इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का जो घोल है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी बेकिंग सोडा जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है, मतलब कौन सी, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सी एक चीज़ है जो प्रस्वेदी यौगिक है। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है फास्फोरस पेंटॉक्साइड और चौथा ऑप्शन है कली चूना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी कि कली चूना। ठीक है, अब दोस्तों ये भी तो हमें जानना है ना कि ये प्रस्वेदी जो यौगिक होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों प्रस्वेदी पदार्थ जो है वो ऐसा पदार्थ होता है जो हवा में आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको आसानी से सोख लेता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा है जड़त्व का नियम और चौथा है संवेग का संरक्षण। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के जो प्रथम नियम है, ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का पहला नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ए लोमड़ी, बी बकरी, सी घोड़ा और डी जेब्रा। तो दोस्तों ये तो चारों के नाम दे दिए गए हैं, अब इसमें ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है, मतलब ए ऑप्शन में डी होगा, बी ऑप्शन में ए होगा, सी ऑप्शन में बी होगा या डी ऑप्शन में सी होगा। तो दोस्तों लोमड़ी, उसके बाद जेब्रा और उसके बाद आपको घोड़ा, ये सभी के सभी बकरी, घोड़ा और जेब्रा जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपको शाकाहारी हैं। लेकिन जो लोमड़ी है वो क्या है, मांसाहारी है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए वाला जो लोमड़ी है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ये इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, डैश 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं।
पहला है MS धोनी, दूसरा विराट कोहली, तीसरा रवि शास्त्री और डी सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली को ही 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? पहला ज्वारीय बल, दूसरा विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है ऑप्शन नाभिकीय बल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित जो बल होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय बल। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है सक्लेरेनकाइमा और चौथा है पैरेनकाइमा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सक्लेरेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऐसा उत्तक होता है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कॉलेनकाइमा, ये पौधों को क्या बनाता है? तो मुलायम बनाता है। ठीक है, मुलायम इसी उत्तक की वजह से होते हैं, कॉलेनकाइमा की वजह से, और कठोर जो होते हैं वो सक्लेरेनकाइमा की वजह से होते हैं। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? पहला है गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, दूसरा है हड्डी उपस्थिति का अंतः कंकाल, सी ऑप्शन है शल्क का बहिकंकाल और डी ऑप्शन है स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, यानी ये जो है वो मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसमेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तीसरा है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना और चौथा है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें जो है आपको दो जवाब सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना तो है ही और साथ साथ भ्रूण को पोषण प्रदान करना भी इसका काम होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? अगला है, पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, यही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जेरी पिंटो, दूसरा हार्पर ली, सी ऑप्शन है अरुंधति राय और चौथा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेरी पिंटो, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? पहला ऑप्शन है गुर्दा, बी ऑप्शन है पित्राशय, तीसरा है यकृत और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नाशय में जो है वो शुगर की वृद्धि का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरोन के परमाणु में डैश कक्षाएं होती हैं, मतलब इन सब में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 कक्षाएं होती हैं, यानी 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा,
भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों ये जो अनुबंध था वो किसके साथ था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एशियन विकास बैंक। ठीक है, एशियन विकास बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको कि ये जो एशियन विकास बैंक है इसकी जो स्थापना है वो 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो कार्य है वो 1967 से शुरू हुआ था, जनवरी 1967 से। ठीक है, 1967 जनवरी से इसका जो कार्य है वो शुरू हुआ था। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो इसका दोस्तों मुख्यालय जो है वो मनीला में है। मनीला कहाँ है दोस्तों? मनीला जो है वो फिलीपींस में है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो आपको मनीला में है। और मनीला कहाँ पे है? तो फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पार्टी शुरू की गई थी उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। ठीक है, मतलब ये जो धातुएं दी हुई हैं इनकी विद्युत प्रतिरोधकता का जो सही क्रम है उसे चुनना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, सबसे पहले तो इसमें जो मेन होता है विद्युत प्रतिरोधक क्षमता जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है आपको पारा की, यानी उसका जो साइन होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है Hg, यानी कि Hg जो होता है वो किस चीज़ का होता है? पारा का, यानी पारा का। ठीक है, उसके बाद आपको आता है निकल, Ni निकल। उसके बाद W जो होता है ये आपको होता है किसका? तो ये होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, उसके बाद Ag जो दिया हुआ है यानी ऑप्शन नंबर सी का जो Ag है वो किसका होता है? तो ये आपको चांदी का होता है, यानी सिल्वर का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सिल्वर का होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें दिया हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है, मतलब कितना होता है? मतलब पृथ्वी पर जितना भार होता है किसी वस्तु का उसका जो भार है वो चंद्रमा पर कितना भार होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/6 हो जाता है भार। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो दोस्तों उस वायसराय 1931 में जो भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वर्ष 1911 में ठीक है दिल्ली को राजधानी बनाने की जो है वो घोषणा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, दिल्ली को राजधानी 1911 में ये घोषणा की गई थी। और वर्ष 1912 में ठीक है दिल्ली को क्या किया गया था कि भारत की राजधानी बना दिया गया था। और उसके बाद 1931 ईस्वी में क्या हुआ था कि दिल्ली से वो नई दिल्ली के रूप में वो जाना जाने लगा, यानी कि नई दिल्ली को नई राजधानी बना दिया गया। और ये किसके वायसराय के समय में हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो पहला है अमोनियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, बाकी ये जितने भी हैं उनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा है पानी और सी ऑप्शन है प्लास्टिक और डी ऑप्शन है मिट्टी। तो हम जानते हैं दोस्तों कि लेंस बनाने के लिए कभी भी मिट्टी का यूज़ नहीं होता है, मतलब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। बाद बाकी प्लास्टिक, पानी और कांच ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है मीनाक्षी अरोड़ा, बी ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, सी ऑप्शन है वृंदा ग्रोवर और डी ऑप्शन है मेनका गोस्वामी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इंदु मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका, बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कि उच्चतम न्यायालय है, उसकी जो पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी उसका नाम था आपको फातिमा बीबी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी। और जो पहली महिला जो उच्च न्यायालय, ये तो हो गया आपको उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। अब हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट में जो पहली महिला जो थी वो जो न्यायाधीश बनी थी उनका नाम आपको है मीरा सेठ। क्या नाम है दोस्तों? मीरा सेठ। ठीक है, और जो प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश बनी थी उनका नाम है अन्ना चंडी। क्या नाम है दोस्तों? अन्ना चंडी। ठीक है, जो सत्र न्यायाधीश बनी थी पहली महिला उनका नाम है अन्ना चंडी। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये जो इंदु मल्होत्रा है ये क्या थी? आपको डायरेक्ट ये वकील से डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघालय में स्थित हैं। कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है? पहला ऑप्शन है तन्यता, दूसरा है प्रतिध्वनित ध्यानात्मकता, तीसरा ऑप्शन है चालकता और डी ऑप्शन है अधात्व धरणीयता। तो इसका जो आपको ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधात्व धरणीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपको सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है हम सभी जानते हैं कि वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा 90वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता था? तो दोस्तों 90वें ऑस्कर अवार्ड में जो मूवी थी द बेस्ट पिक्चर अवार्ड का अवार्ड जीती थी वो था द शेप ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा 89 के ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि 89 वाला जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसमें मूनलाइट को जो है वो द बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था। मतलब मूनलाइट जो है, मूनलाइट एक पिक्चर का नाम है। ठीक है, मूनलाइट, इसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था 89वें ऑस्कर अवार्ड में। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत का अपना पहला आधुनिक जल मार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 375 मिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन 275 मिलियन डॉलर, सी ऑप्शन है 575 मिलियन डॉलर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 475 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 375 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कांस्टेनन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। मतलब कांस्टेनन जो है वो किन किन धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर और निकेल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कॉपर जो होता है वो आपको 70% होता है। ठीक है, और निकल जो होता है वो आपको 30% होता है। ठीक है, यानी ये दोनों 70% कॉपर के मिश्रण और 30% निकल के मिश्रण को दोनों को जोड़ करके आपको कांस्टेनन बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपको, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य में, दूसरा ऑप्शन है बेरिंग जल डमरू मध्य में, तीसरा ऑप्शन है कील नहर, और चौथा ऑप्शन है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाक जल डमरू मध्य में। ठीक है, और ये पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर है दोस्तों? तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका के भूभाग को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2 कक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया मछलियों के बारे में बात। लेकिन अगर जो स्तनपायी जो जीव हैं, बाद बाकी जितने भी स्तनी वर्ग के जो प्राणी हैं उनके जो हृदय है वो 4 पेशमी होती हैं। मतलब 4 उनके 4 चैम्बर्स होते हैं हृदय में, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसे हम लोग 4 पेशमी कहते हैं। उसके बाद उभयचर वर्ग के जो प्राणी हैं उनके हृदय जो है वो 3 पेशमी होते हैं। कितने होते हैं वो दोस्तों? 3 पेशमी होते हैं। और जो कॉकरोच होते हैं उनके, कॉकरोच जो होते हैं कॉकरोच, उसके जो हृदय होते हैं उसमें 13 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 13 कक्ष होते हैं। और जो केंचुए होते हैं उनकी तो मत पूछिए, उनकी तो 4 जोड़ी हृदय होती हैं। यानी कि कितनी? 8 हो गए, यानी कि 4 जोड़ी हृदय होती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? अगला है डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। पहला है क्यूटीन, दूसरा है सेफ्रेनिन, तीसरा ऑप्शन है सुबेरिन, और डी ऑप्शन है काइटीन। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुबेरिन। जो सुबेरिन जो है वो कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को क्या करता है? तो रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज जो मैंने प्रश्न कराए वो क्या किस चीज़ के थे? तो ये आपको आरआरबी ग्रुप डी के 17 सितंबर 2018 के दूसरे शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, इसके बाद जो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा उसी डेट के पूछे गए, आरआरबी ग्रुप डी के उसी डेट के पूछे गए, यानी 17 सितंबर 2018 के ही पूछे गए तीसरे शिफ्ट के प्रश्न को। ठीक है, तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ प्लीज़ दोस्तों घंटा बजाना ना भूलें। और हाँ कुछ अगर अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों।